नमस्कार, आपका राज्य आपकी खबर देख रहे हैं आप। मैं हूं संगीता झा। बुलेटिन में शुरुआत करेंगे उत्तर प्रदेश की खबरों के साथ। खबर यूपी के फर्रुखाबाद से है, जहां जिलाधिकारी आशुतोष कुमार द्विवेदी, पुलिस अधीक्षक आरती सिंह ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों के मौके पर पहुंचकर जमीनी हकीकत को परखा। बता दें कि गंगा नदी का जलस्तर चेतावनी बिंदु से 20 सेंटीमीटर ऊपर पहुंच गया है और लगातार बांधों से पानी छोड़ा जा रहा है, जिसके चलते जलस्तर बढ़ने से आधा दर्जन गांवों का मुख्यालय से संपर्क टूट गया है। बता दें कि फर्रुखाबाद में गंगा का जलस्तर चेतावनी बिंदु से 20 सेंटीमीटर ऊपर पहुंचा। डीएम आशुतोष द्विवेदी व एसपी आरती सिंह ने प्रभावित गांवों का दौरा किया। संपर्क टूटे गांवों में नावें लगाई गई, लोगों को शरण स्थलों में भेजा जा रहा है। एसपी ने शांति बनाए रखने की अपील की है। ग्रामीण सड़क किनारे पन्नी में रह रहे हैं। लगातार बारिश होने से और पर्वतीय क्षेत्र से पानी के दबाव के कारण जलस्तर बढ़ रहा है तटीय क्षेत्र में, और इससे जनजीवन कितना प्रभावित हुआ है और उस प्रभाव को कैसे मिनिमाइज़ किया जाए, इसको देखने के लिए हम लोग आए थे। सबसे मिले हैं हम लोग पब्लिक से, और जो भी ज़रूरी होगा इसका निराकरण हम लोग करेंगे। इस तरह जलस्तर हो रहा था, कई गाँव को संपर्क में टूटने का। हाँ, कई जो भी निचले सतह पर हैं वो सब जगह रास्ते से ऊपर पानी बह रहा है, और एक दो जगह नाव की भी व्यवस्था करने की स्थिति आ गई है, और सब अभी नियंत्रण में है। जिलों को संपर्क में टूट जाने का संडालने में लाया जाएगा उन लोगों को। हाँ, देखिए, ये ट्रेडिशनल तौर पर हर एक साल यहाँ बाढ़ आती है, तो लोग अपने रिलेशन में या इन दिनों में कहाँ हम वैकल्पिक व्यवस्था कर सकते हैं वो सब करने के अभ्यस्त हैं। फिर भी जो इसके लिए सक्षम नहीं होंगे उनको बाढ़ शरणालय में लाया जाएगा, वहाँ खाने पीने की सब व्यवस्था की जाएगी। खबरों में बात अब कानपुर की घाटमपुर से खबर है, जहां पर घाटमपुर विधायक ने क्षेत्र का जायजा लेकर राहत सामग्री बांटी है। लगातार हो रही बारिश से लोगों का जीवन अस्त व्यस्त हो गया है। यमुना नदी का जलस्तर निरंतर बढ़ रहा है, जिससे घाटमपुर क्षेत्र में बहुत सारे गांवों में पानी भर गया। मुख्यमंत्री जी के आदर्शों का पालन करते हुए जिलाधिकारी एसडीएम लेखपाल सभी बाढ़ वाले क्षेत्रों का जायजा लिया और लोगों को आश्वासन दिया है कि किसी भी प्रकार की समस्या नहीं होगी और हम आपको हर संभव मदद करेंगे। वहीं घाटमपुर विधायक क्षेत्र में जाकर बाढ़ वाले गांवों को चिन्हित कर राहत सामग्री बांटी गई और सभी अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि हमारे क्षेत्र में जब तक यमुना जी का जलस्तर घटता नहीं, आप लोग क्षेत्र की समस्याओं का अवगत कराते रहें। जी का निरंतर जल स्तर बढ़ता रहा है, इसको देखते हुए मौसम विभाग ने भी गाइडलाइन जारी की है, और जिस तरीके बाढ़ क्षेत्रों में जो है निरंतर जो हमारे घाटमपुर के विधायक हैं और इनके विधायक पति जी के द्वारा निरंतर गांव-गांव में जाके और जो सुविधाएं हैं वहां पे जो मुहैया कराई जा रही हैं, हमारे बीच में है। जानते हैं किस तरीके कहाँ किन गाँव में बाढ़ जाता है। बाढ़ हमारे यहाँ पे सबसे पहले गड़ाथा ग्राम में आती है, और उधर कटरी काटर है, गड़ाथा है, दुबई है, लेकिन अभी गड़ाथा और कटरी काटर के उधर दिक्कत थी। और यहाँ इस तरफ जो है रामपुर की जो हमारा जो रोड है आता है, जो घाटमपुर से इसके किनारे बसा है गाँव रामपुर राइट साइड में। तो रामपुर में ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ता, लेकिन जो नीचे घर हैं वो डूबने लगते हैं। यहाँ पे कई 10-15 घर के लोग स्थापित हैं। उसके बाद जो महुआपुर गांव है, हमारा महुआ गांव है, वो एक महुआ गांव ऊपर घर और एक नीचे। जो नीचे है वो बसा हुआ है यमुना नदी के किनारे, तो वो वहाँ पे सब स्थापित हुए सारे लोग, लेकिन वो सब प्रशिक्षित हैं इस बात के लिए, और उनके संस्कार में पता गया है कि पानी आएगा तो हमें ऊपर जाना है। अच्छा, जिन गांव में ज़्यादा बाढ़ पहुंच गई वो लोग कहाँ पे जो है वो गांव वो अपने अपने वहाँ निकटतम स्थल पे शरणार्थी शिविर बना दिए गए हैं। तो वहाँ पे प्रशासन की तरफ से उनको दोनों वक्त का भोजन, दवाएं और नाव इत्यादि की सुविधा दी गई है। तो ऐसी कोई कैजुअलिटी नहीं हुई है। एक बच्चा, छोटा बच्चा जो था आंगन में इसमें चला गया था, अपने पानी में डूब गया था, तो उसको बचा करके डीएम साहब के और एसडीएम साहब के प्रयास से पहले यहाँ पे हमीरपुर हॉस्पिटल भेजा गया, फिर यहाँ से उसको कानपुर भेजा गया। बच्चा सुरक्षित है और अपने घर में वापस आ गया है। तो ऐसी कोई कैजुअलिटी नहीं हुई है, कोई जानवर भी मरने की सूचना प्राप्त नहीं है। और घर वगैरह, मकान वगैरह जो अभी कहते हैं नहीं गिरेंगे, लेकिन जब पानी नीचे जाता है तो उस टाइम पर गिरते हैं। जब तक पानी भरा रहता है तब तक शायद वो थोड़ा सा पानी के सहारे मजबूती से खड़े रहते हैं, लेकिन जब पानी कम होगा तो जो कमजोरी आती है मिट्टी के ढंग की जगह, तो सब अपना
वो देखिए निरंतर जो हमारे घाटमपुर के विधायक जी के द्वारा क्षेत्र में हर गांव में जा के देखा भी जा रहा है कि जिस गांव में जिस तरीके बाढ़ आ गए तो वहां जिस तरीके जो सुविधाएं हैं गांव वालों को मुहैया कराई जा रही, अगर रहने के लिए नहीं तो जो स्कूल वगैरह है उसमें जाके उनको रुकाया जा रहा है, और जो भोजन दवाई की व्यवस्था है वो निरंतर स्वयं जो है जाके देखभाल कर रहे हैं। गोविंद शुक्ला के साथ लाखन सिंह, सुदर्शन न्यूज, घाटमपुर। अगली खबर यूपी के ललितपुर से है। ललितपुर से एक वायरल वीडियो आ रही है जहां जनपद की बीजेपी की राजनीति में भूचाल ला दिया है। क्या जनपद में बीजेपी संगठन में सब कुछ ठीक है? इस नए वीडियो में जिला पंचायत अध्यक्ष कैलाश निरंजन, नेताजी, मुख्य विपक्षी दल समाजवादी पार्टी के नेता चंद्रपाल यादव और तमाम दिग्गज सपा नेताओं के साथ बंद कमरे में बैठक करते दिख रहे हैं और बैठक में विधानसभा चुनाव 2027 की तैयारियों पर भी चर्चा हो रही है। साथ ही जातीय समीकरणों की सतरंगी गोटे बिछाई जा रही है। बीजेपी जिला पंचायत अध्यक्ष लोथी वोट सीधे सपा में शिफ्ट होने की बात कर रहे हैं। खबरों में बात करेंगे अब चंदौली की, जहां चंदौली के नेगुरा से सुदर्शन न्यूज की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां श्री शिव मंदिर पर आस्था का जनसैलाब उमड़ा। चंदौली सदर कोतवाली क्षेत्र के नेगुरा श्री शिव मंदिर पर सावन के अंतिम सोमवार को आस्था का सैलाब उमड़ा। इस मौके पर चकिया विधायक कैलाश आचार्य जी ने मंदिर पहुंचकर भगवान भोलेनाथ के दर्शन पूजन किए। सुदर्शन न्यूज ने विशेष बातचीत करते हुए विधायक कैलाश आचार्य ने स्पष्ट किया कि क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। आज पहले सभी भक्तजनों को श्री बुढ़वा महादेव के इस प्रांगण में सभी को शुभकामनाएं और बधाई देता हूं, और सावन के इस पावन मास में सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं बधाई देता हूं, और बाबा भोलेनाथ से आशीर्वाद मांगता हूं कि सभी को स्वस्थ रखें, सबको दीर्घायु रखें, सबकी मंगल कामना के लिए भगवान से आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए हम सभी यहाँ आए हुए हैं। जिस तरह जिहादी कठमुल्लों ने यहाँ पे मंदिर पे तोड़ फोड़ और बवाल किया था, और आप लोगों का भी सहयोग रहा, सुदर्शन न्यूज़ का भी सहयोग रहा, क्या कहेंगे आज? देवों के देव महादेव, देवाधिदेव, जो हम लोगों के जो है बाबा भोलेनाथ जिनको हम लोग कहते हैं, यह दयालु हैं, कृपालु हैं, यह जानते हैं कि किसको कैसे रखना है। जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए, सीताराम 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 कहिए। ये भगवान की कृपा है। और रामेश्वरम में लिंग था विधिवत कर पूजा, जब भगवान राम ने इनकी पूजा की थी, और रामायण में भी ये हमारे रामचरितमानस में भी दर्शाया गया है। हम लोग भगवान भोले के पुजारी हैं, हम लोग जो अनन्य भक्त हैं, और आज यहाँ पे जो श्रद्धा दिखाई पड़ी है नेगुरा गांव में, वाकई में उन लोगों के ऊपर तमाचा है जिन्होंने इसका विरोध किया था इस मंदिर को लेकर के, चाहे वो कठमुल्ले हों, चाहे मुल्ले हों या जिहादी हों। मैं सबकी बात करता हूँ, मैं किसी एक व्यक्ति की बात नहीं करता हूँ। अगर यदि वह विरोध किए हैं तो उनका परिणाम उनको भुगतना पड़ेगा। बाबा भोलेनाथ से मैं आशीर्वाद स्वरूप यही मांगता हूँ कि जो आपका है वह हमारा है, जो आपका नहीं वो हमारा भी नहीं है। जो यही हम शुभकामना के साथ आप सभी का मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ, खासतौर सुदर्शन न्यूज़ को, कि आपका जो समाचार चैनल है इस मतलब बाबा भोलेनाथ बुढ़वा महादेव के इस कार्यक्रम को भव्यता प्रदान करने में आपकी बहुत बड़ी भूमिका रही है। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा लगा कि कम से कम जो हम लोग का मिशन है पूरा हो गया, मगर इस मिशन में थोड़ा काम अधूरा भी है। ये ठेकेदार की लापरवाही है, जो बाउंड्री वाल काम, जिसे ये मुस्लिम एरिया बगल में, यही मुसलमान आके इधर मंदिर पर हकते थे, थूकते थे, छेड़खानी करते थे, मगर उनके लिए रास्ता ये ठेकेदार ने छोड़ा है। ठेकेदार को चुनाव लड़ना है जिला पंचायत का इस सेक्टर से, और ये ठेकेदार की जो मानसिकता हमको बहुत गंदी समझ में आती है। अगर बाउंड्री नहीं हो पाया तो क्या होगा? बाउंड्री नहीं हो पाया तो पहले इनका पेमेंट हम लोग रुकवाएंगे, और इनके खिलाफ भाजपा से शिकायत किया जाएगा, इसलिए कि भाजपा के युवा नेता भी हैं। आज तकरीबन 3 महीने की संघर्ष के बाद ये शिव मंदिर अपनी एकदम सुंदरता, शिव जटा की तरह अपनी सुंदरता को बिखेर रहा है। और आज स्थिति ये है कि पूरा गांव, पूरा चंदौली एकजुट होकर यहाँ पर जलाभिषेक किया। रुद्राभिषेक 3 दिनों से 3 दिवसीय कार्यक्रम चल रहा था, जिसका आज समापन हुआ भंडारे के साथ। और अब क्या बताया जाए, शिव की महिमा शिव ही जाने। ये जिहादी कठमुल्ले बगल में फिर विवाद किए थे 2-3 दिन पहले, थोड़ा सा रास्ता भी है वहाँ,
और अभी चकिया विधायक कैलाश खरवार जी आए थे, उन्होंने कहा कि बाउंड्री होके रहेगी, क्या कहेंगे? जी, ये तो हम लोगों का संकल्प है कि 1 इंच भूमि जो जितना राजस्व ने सीमांकन किया है उतनी भूमि को हम लेंगे, क्योंकि वो सरकारी भूमि हम लोगों को मिली है। और दूसरा चीज़, किसी कठमुल्ले की अब औकात नहीं है कि हिंदुओं से भिड़ जाए, क्योंकि हिंदू और नेगुरा गांव के हिंदू और पूरे जनपद के हिंदू एकजुट है, एक साथ है, एक मंच पे खड़े हैं। नापी हो रही थी, एसडीएम राजस्व विभाग की टीम, सारे पुलिस विभाग के भी अधिकारी आए थे, तमाम विधायक थे, लेकिन ये कठमुल्ले जन इतने मनबढ़ हैं कि फिर भी उपद्रव कर रहे हैं। कभी जनरेटर के टंकी में बालू डाल दे रहे हैं, कभी पिलर तोड़ दे रहे हैं। जी, उनके खून में है, ये माना जाए तो उनके खून में है। पत्थरबाजों की संज्ञा जो दी गई है उसी एक समुदाय को दी गई है। हिंदू कभी पत्थरबाज नहीं हो सकता है, तो उनका संज्ञा उनके रूप में दिखता है। वो हमेशा सोचते हैं किसी न किसी कारण से विवाद हो। कुछ दिन पहले पूर्व आपने देखा ही होगा कि मंदिर तोड़ने की धमकी थी, उस पर सरकार ने संज्ञान लिया, उत्तर प्रदेश पुलिस ने संज्ञान लिया, वो जेल चला गया। तो उनके मन में ये भाव है हमेशा से कि इस मंदिर को तोड़ना है, यहाँ विवाद पैदा करना है। पर अब पूरा गांव, पूरे हिंदू समाज के लोग एक मंच पर है, एक साथ हैं और डटे हुए हैं। आज तो बहुत अच्छा है भाई, आज भंडारा हो रहा है। कीर्तन पूजन के बाद भंडारा शुरू है, गांव के लोग आकर के भंडारा में प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं। इससे बढ़िया क्या चाहिए? थोड़ा सा बाउंड्री छूट गया है, उसके लिए विरोध है, सब कठमुल्ले फिर शुरू कर दिए। जो छूट गया वो पूरा हो जाएगा, बाकी कुछ नहीं रहेगा। खबर में बात अब ललितपुर की। ललितपुर में सावन के चौथे सोमवार को तुवन सरकार मंदिर से पाली के नीलकंठ मंदिर तक कांवड़ यात्रा भक्ति और उत्साह के साथ निकाली गई। हजारों शिव भक्त, जिनमें महिलाएं, बुजुर्ग, दिव्यांग और बच्चे शामिल थे, ने भाग लिया। 51 लीटर जल से भरे कलश उठाकर युवाओं ने 30 किलोमीटर नंगे पांव यात्रा की। पाली में जलाभिषेक के लिए प्रशासन की कड़ी सुरक्षा रही। हालांकि यात्रा शुरू होने वाले तुवन सरकार मैदान पर मेले की अनुमति लिए व्यवस्था बिगाड़ी और रास्ते में अतिक्रमण के कारण भी कांवड़ियों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। अगली खबर यूपी के मथुरा से है। मथुरा में दिव्यांगत रंजित नाम के व्यक्ति घुटनों के बल चलकर डीएम चंद्र प्रकाश के पास पहुंचा। उसने बताया कि उसके पास न घर है न जमीन और 3 महीने पहले दिव्यांग आवास योजना के तहत आवेदन देने के बावजूद कोई लाभ नहीं मिला। किराए के मकान में रह रहे रंजित ने प्रशासन से जल्द सरकारी आवास की मांग की है। अधिकारियों के आश्वासन के बाद भी समाधान नहीं मिलने पर वह मजबूरी में डीएम कार्यालय पहुंचा। रंजित को केवल पेंशन मिलती है, जो उसके रहने के लिए पर्याप्त नहीं है। मैं कमरा के चक्कर से आया, जो बने हुए मकान मिलने थे ना, उसमें गरीबा में, तो मैं सोच रहा विकलांग में मुझको मिले कोई, मेरी खुद की जमीन नहीं है ना, तो मैं चाह रहा हूँ खुद का वो होना चाहिए। तो सरकार दे रही है तो मुझको भी कुछ मिले, तो मुझे तो कोई अभी तक कुछ मिला नहीं है। अच्छा, कितने दिन पहले तुमने कागज लगाए थे? 3 महीने पहले। फिर उसके बाद कोई अधिकारी से चीज को लेकर बातचीत की? बाबूजी ने कह दी थी मिल जाएगा, तो वहाँ पे मेरी बात जांच पहुँच गई थी। उन्होंने कह दी 25 तारीख को आ जाना, बाकी मतलब फिर कुछ मेरे ऊपर से ही रुक गया। अच्छा, ये कह फिर डीएम साहब से मुलाकात की है क्या? उनने कह दिया कि भाई अभी तो हम रुक गए, मतलब जब कभी बटेंगे तो आपको दिया जाएगा। कहाँ रहने वाले हैं? बाली बस्ती। जो दिव्यांग से कोई आपको सहायता मिल रही है? वही सहायता नहीं। अप्लाई किया है आपने? आवेदन किया है? मैं तो जाऊँ तो वो तो ऐसे वाले डाले देते हैं भाई, पेंसिल तो मिलती है। पेंशन मिलती है? व्हील चेयर मिली आपको? मेरे ख्याल से मैं खड़ा नहीं हो जाता ना, मैं तो बेस्ट चलता हूँ ना। बिल्कुल कितने फीसदी आप दिव्यांग हैं? कितने फीसदी दिव्यांग हैं आप? समझ नहीं पाए। कितने फीसदी दिव्यांग हैं? % दिव्यांग हैं? मैं तो बहुत करने कैसे चलता हूँ, चलिए तुमने देखा मैं भी खड़ा ना हो जाऊँ। अब आप क्या चाहते हैं? तो चाहूँ एक कमरा मिल जाए छोटा सा, अपने खुद को मिल जाए, जो सरकार दे रही है। अब तो मैं अपने चाचा ताऊ हैं, इनमें गुजारा कर लेता हूँ। मेरा खुद का नहीं है, मतलब मैं चाहता हूँ जो खुद का वजूद होता है आप लोगों का है। अब वो तो ऐसे ही तो तुम भी सहायता कर रहे हो, ना कर रहे हैं आप लोग। बेलसी लेके आए, बाबूजी ले गए, वो तो बैठा के। अब पीएम आवास योजना का लाभ नहीं मिला? मुझे ऐसा कोई लाभ नहीं मिला भी। वो भी मैंने ऐसी पेंशन बनाई खिचड़ के जब भी। अब बात करेंगे यूपी के संभल की, जहां गंगा के जलस्तर में लगातार बढ़ोतरी के बीच डीएम और एसपी ने राजघाट और ईसमपुर बांध का निरीक्षण किया। अधिकारियों ने फिलहाल बाढ़ की संभावना से इनकार किया है, लेकिन जलस्तर और बढ़ने पर ठोकर बनाने का
भरोसा जताया है। डीएम ने हरिधाम और इसमपुर बांध पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजामों का भरोसा जताया। सिंचाई विभाग के अधिकारियों के साथ दौरे के दौरान बाढ़ से निपटने की तैयारियों का भी जायजा लिया गया। हमारे जनपद में पिछली बार 2010 में 5 गांवों में पानी आया था, उसमें किसी प्रकार की कोई हानि नहीं हुई थी और न ही किसी ने वहां से किसी दूसरे स्थान पर आश्रय लिया था। अब हमारा जो गंगा का जल स्तर है वो 87,000 क्यूसेक है जी। हमारे यहाँ 2.5 लाख क्यूसेक से अधिक आने पर वो जो ये तटबंध है जहाँ हम खड़े हैं ईसमपुर डांडा का, जो लगभग 11.7 किलोमीटर लंबा है और 51 हेक्टेयर से अधिक भूमि को जलमग्न होने से रोकता है। और वैसे मूल रूप से तो 5-6 गांव प्रभावित होते हैं, लेकिन इस पूरे क्षेत्र में 11.7 किलोमीटर में 22 गांव आते हैं जी। और इसी तरह से हमारा हरिबाबा बांध भी तटबंध है। तो अभी हमने अनुश्रवण भी किया है, मैं और कप्तान साहब, हमारे एसडीएम साहब और पूरी फोर्स और सिंचाई विभाग के बदायूं खंड के और हमारे जनपद के दोनों के अधिकारी आए। तो अभी स्थिति सही है और किसी भी प्रकार की कोई विपरीत परिस्थिति होगी तो गत वर्ष जैसे ठोकर बनाई थी जिसको स्पर कहते हैं, वैसे हम पुनः बनाएंगे और किसी प्रकार की कोई भी जनहानि या पशु हानि या अन्य प्रकार की हानि नहीं होने देंगे, ये प्रयास रहेगा। यूपी की मथुरा से अगली खबर है। मथुरा के ठाकुर द्वारकाधीश मंदिर में श्रावण मास के अवसर पर श्याम घटा दर्शन का विशेष आयोजन हुआ। विधि एवं मीडिया प्रभारी राकेश तिवारी ने बताया कि गोस्वामी श्री 108 डॉक्टर वागीश कुमार महाराज के निर्देशन में यह आयोजन किया गया। मंदिर में वातावरण को बादलों की गर्जना, बारिश और चिड़ियों की चहचहाट से सजाया गया ताकि ठाकुर जी को श्याम घटा का अनुभव कराया जा सके। यह आयोजन पूरे श्रावण मास तक जारी रहेगा, जिसमें हिंडोले और घटाओं की विविध झांकियां प्रस्तुत की जाएगी। श्रावण मास जब से प्रारंभ होता है तब से हिंडोले और घटाओं का कार्यक्रम प्रारंभ होता है और ब्रज में सभी घटाएं जैसे भी होती है, लाल हुई, गुलाबी हुई, आसमानी हुई और तुम्हारे साथ की पीली, सभी घटाएं हुई, लेकिन काली घटा जिसे श्याम घटा भी कहते हैं, इसका पूरे ब्रजमंडल में बड़ा ही महत्व है और काफी उत्साह है। इसे देखने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं। ठाकुर जी को काली घटा जो हम प्रस्तुत कर रहे हैं उसमें आप देखिए जिस तरीके से बादल में गड़गड़ाहट होती है, दरियाओं की चुचुराहट है, वो सभी चीजें सुनाई देती है। क्योंकि प्रतिभा संप्रदाय ऐसा संप्रदाय यहाँ ठाकुर जी की भाव की सेवा है। ठाकुर जी को बाहर के मौसम की अनुभूति कराना एक घटा है और उसी प्रकार से इस काली घटा का आयोजन आज ठाकुर मंदिर द्वारकाधीश में किया जा रहा है। यह क्रम अभी निरंतर जारी रहेगा। कल एकादशी को पवित्रा धाये जाएंगे ठाकुर जी को और परसों 6 तारीख को लहरिया घटा का भव्य आयोजन ठाकुर मंदिर द्वारकाधीश में होगा। और लहरिया घटा की जो विशेषता है उसमें जैसे अभी सब में आप 3 हिडोले देखेंगे, 3 यहाँ रखे होंगे, उसमें 9 हिडोले बनेंगे और एक बहुत ही भव्य घटा का आयोजन लहरिया घटा का 6 तारीख को। जन्माष्टमी जैसे ही घटाओं के कार्यक्रम संपन्न होंगे, जन्माष्टमी की तैयारियां उसी हिसाब से प्रारंभ हो जाएंगी और बड़े भव्य तरीके से ठाकुर जी का जन्म मनाया जाएगा। यूपी के प्रधानी चुनाव से पहले मुजफ्फरनगर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए अवैध हथियारों का जखीरा बरामद किया है। बिहार के मुंगेर से हथियार लाकर यूपी में सप्लाई की जा रही थी। पुलिस ने 14 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिनमें से कई पढ़े लिखे युवा हैं। पूछताछ में सामने आया कि ये हथियार चुनाव के दौरान इस्तेमाल होने वाले थे। पुलिस कप्तान ने युवाओं के भटकने पर अफसोस जताया है। 2 दिन पहले पकड़े गए गैंग की निशानदेही पर ये कार्रवाई की गई है। देखिए, अभी तक जो पूछताछ की गई है इनसे, तो पूछताछ में ये पाया गया है कि ये लोग अभी आगामी जो ग्राम प्रधान का इलेक्शन होने वाला है, साथ ही साथ अपराधियों की गतिविधि में सहयोग करने के लिए इस तरह का ये अपराध कर रहे थे। और इसमें जो पूछताछ की गई है, ये मुंगेर से ये लाते हैं और लगभग 20 से 25 हजार रुपए में लाते हैं और 45 से 50 हजार और कुछ जो बहुत अच्छे रिफाइंड है वो लगभग 75 से 1 लाख रुपए में भी ये बेचने का काम करते हैं तथा आर्थिक लाभ करते हैं। इस पर गैंगस्टर की कार्रवाई भी सुनिश्चित की जाएगी। निश्चित तौर से मैं आपको अवगत करा सकता हूं कि इसके लिंकेज, फॉरवर्ड और बैकवर्ड लिंकेजेस निश्चित तौर से तलाश कर रही है पुलिस और इसमें और अपराधियों के नाम संज्ञान में आएंगे। तदनुसार अग्रिम विधिक कार्रवाई उनके खिलाफ अमल में लाई जाएगी। ये 1 साल से, जैसा कि उन्होंने पूछताछ स्वीकार किया है कि लगभग 1 साल से और अब तक 50 से 60 असलहे ये बेच चुके हैं। खबर में बात अब आजमगढ़ की। आजमगढ़ के शहर कोतवाली क्षेत्र में पीआरवी पुलिस कर्मियों पर खुलेआम हमला हुआ, जहां पेट्रोल भरवाकर लौट रहे जवानों ने युवक को पीटते देखा और बचाव किया।
तभी हमलावरों ने पुलिस पर ही हमला कर दिया। आरोपियों ने गाली गलौज की, वर्दी फाड़ी और सरकारी बाइक को नुकसान पहुंचाया। हमले का वीडियो सामने आने के बाद पुलिस महकमे में हड़कंप है। एसपी सिटी ने बताया कि अंकित, मोनू और सोनू सोनकर समेत 5 लोगों पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और जल्द ही गिरफ्तारी की जाएगी। यह मामला थाना कोतवाली के चौक का है और पीआरबी वाहन 7149 जो कंधरापुर में चलता है, पेट्रोल लेने के लिए हर्रा चुंगी पे आया हुआ था। लौटते समय रास्ते में 3 अज्ञात व्यक्ति एक राहगीर के साथ विवाद करते हुए और उससे मारपीट करते हुए मिले, जहां पर राहगीर द्वारा पीआरबी कर्मचारियों को पुकारा गया। पीआरबी कर्मचारियों द्वारा बीच बचाव किया गया। इसी में वो 3 अज्ञात व्यक्ति पुलिस के कर्मचारियों से वाद विवाद और अवज्ञा करने लगे। इस संबंध में पीआरबी कर्मचारी द्वारा थाना कोतवाली में जो तहरीर प्रस्तुत की गई उसके आधार पर मुकदमा पंजीकृत किया गया है, विवेचना की जा रही है और इसमें विधिक कार्रवाई की जाएगी। उत्तर प्रदेश के कई जिलों में रात्रि के समय संदिग्ध ड्रोन उड़ने की अफवाहों ने हड़कंप मचा दिया है। मुजफ्फरनगर में ऐसी ही अफवाहों की जांच के दौरान पुलिस ने 2 मुस्लिम युवकों को गिरफ्तार किया जो कबूतरों के पैरों में रंगीन लाइट बांधकर उड़ा रहे थे। पुलिस प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि बिना अनुमति ड्रोन उड़ाने या अफवाह फैलाने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। यहां तक कि गैंगस्टर एक्ट में केस दर्ज किया जा सकता है। 2 अभियोग भी दर्ज किए जा चुके हैं। पूरे प्रदेश में अब बिना अनुमति ड्रोन उड़ाने पर रोक लगा दी गई है। विगत में इस प्रकार की सूचनाएं मिली हैं कि कुछ लोग ड्रोन या इस प्रकार की हरकत करके लोगों में एक भय का माहौल पैदा करना चाहते हैं। जनपद मुजफ्फरनगर की पुलिस ने ऐसे लोगों के विरुद्ध गंभीर कार्रवाई भी की है और हमारा ये प्रयास है कि हम गांव-गांव तक पहुँचें, गांव सुरक्षा समितियों को हम अपने विश्वास में लें और आप लोगों के माध्यम से भी मैं सबसे अनुरोध करूंगा समस्त जनपदवासियों से कि वो कोई भी इस प्रकार की सूचना होती तत्काल हमें बताएं, पुलिस को बताएं और हम लोग तत्काल मौके पर पहुंचकर इस प्रकार की समस्याओं का जो भी होगा उस पर समाधान करेंगे। जो ऐसे अवांछनीय तत्व होंगे उनके विरुद्ध गंभीर कार्रवाई की जाएगी। सर, ड्रोन को लेकर किस तरह के निर्देश दिए गए हैं? कोई भी व्यक्ति जो इस प्रकार की गतिविधि में शामिल होता है, जो शांति व्यवस्था के लिए उपयुक्त नहीं है या शांति व्यवस्था के विरुद्ध है, उनके विरुद्ध गंभीर कार्रवाई की जाएगी और कोई किसी भी व्यक्ति को इस प्रकार ड्रोन उड़ाने का, अभय समाज में कंफ्यूजन क्रिएट करने का अधिकार नहीं है। ऐसे सभी लोगों विरुद्ध हम लोग गंभीर कार्रवाई कर रहे हैं, भविष्य में भी करेंगे। मुजफ्फरनगर में संदिग्ध ड्रोन की अफवाहों पर ब्रेक लगाने के लिए अब मुजफ्फरनगर पुलिस प्रशासन सख्त हो गया है। मुजफ्फरनगर के एसएसपी व जिलाधिकारी ने संयुक्त रूप से प्रेस वार्ता करके यह स्पष्ट कर दिया है कि इस तरह की अफवाह फैलाने वालों के खिलाफ अब गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई होगी। यह भी स्पष्ट किया गया है कि बिना अनुमति के अब किसी भी कार्यक्रम में ड्रोन नहीं उड़ाया जा सकेगा, लेकिन इसका अवहेलना की गई तो उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले में सड़क किनारे एक युवक का शव संदिग्ध हालत में मिला। मृतक रात 11 बजे घर से जरूरी कार्य के लिए निकला था, लेकिन अगली सुबह उसका शव कन्हारी गांव के पास मिला। परिजनों ने हत्या की आशंका जताई है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। यह मामला सवाईजपुर कोतवाली क्षेत्र का है। फिलहाल पुलिस जांच में जुटी हुई है और घटना के पीछे की सच्चाई जानने का प्रयास कर रही है। जाहिर है नगरा ये हादसा कैसे हुआ है? बताया गया कि हमारा साढ़ की वजह से 8:30 से कुछ ना भाव जो घटना बनाई गई। अच्छा, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्या आया? अभी कोई पता ही नहीं। चोट के निशान कहाँ पे थे? पीछे सर में। मोटरसाइकिल में कोई निशान नहीं। मोटरसाइकिल में कोई खरोंच ना आई और पीछे सिर में चोट है। मौके पर पुलिस आई थी? पुलिस आई थी। क्या कहा? अब जल्दी मैंने लदवाई दो। लदवाई दो। बताओ तो कुछ नहीं। उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद में इंटरनेशनल एडवोकेट ऑर्गेनाइजेशन की जिला इकाई
का गठन किया गया। राष्ट्रीय अध्यक्ष सुधीर शर्मा ने प्रेस वार्ता में कहा कि अधिवक्ता प्रोटेक्शन एक्ट को लागू कराना संगठन की प्राथमिकता है। संजय त्रिपाठी को जिला अध्यक्ष, अभिषेक शर्मा को उपाध्यक्ष और अन्य सदस्यों को अलग अलग पदों की जिम्मेदारी दी गई। कार्यक्रम में बार एसोसिएशन के कई वकील मौजूद रहे और सदस्यता भी ग्रहण की। संगठन अधिवक्ताओं की सुरक्षा और अधिकारों की रक्षा के लिए संकल्पबद्ध है। बार एसोसिएशन ने भी सहयोग का आश्वासन दिया। उस समय उन्होंने संपूर्ण अधिवक्ता समाज के विभिन्न संगठनों से सजेशन मांगे थे, तो मैंने 4 पॉइंट दिए थे। 4 पॉइंट में 3 पॉइंट समाहित किए गए, जैसे एडवोकेट एक्ट को, प्रोटेक्शन एक्ट को इस तरह से बनाया जाए कि जब भी कोई पिटीशन अधिवक्ता के खिलाफ दाखिल हो तो उसको बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश और डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन और बिना अनुमति के अधिवक्ता के खिलाफ अरेस्टिंग नहीं की जाए। नंबर 2, उसे एसपी रैंक से नीचे किसी आईपीएस रैंक से नीचे किसी पदाधिकारी को विवेचना न दी जाए। यूपी के मेरठ में लव जिहाद का धर्मांतरण के मामले पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिलने की कोशिश कर रहे हिंदू नेता सचिन सिरोही को पुलिस ने नजरबंद कर दिया। सिरोही ने बयान जारी कर कहा कि वे 2 लापता हिंदू लड़कियों के मामले में मुख्यमंत्री से मिलना चाहते थे, लेकिन प्रशासन ने उन्हें उनके घर में ही नजरबंद कर दिया है। उन्होंने इस कार्रवाई की निंदा की है और आरोप लगाया कि हिंदुत्व की आवाज को दबाया जा रहा है। सिरोही अखिल भारतीय हिंदू सुरक्षा संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। आज प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी मेरठ दौरे पे हैं और मैं अपनी कुछ बातें उनके सामने रखना चाह रहा था, जिसमें एक गौशाला प्रकरण जो हुआ है यहाँ काना गौशाला, उसमें कई और भी अधिकारी और कुछ लोग दोषी हैं, जिसमें हम अपनी मांग रखना चाह रहे थे कि जो लोग इस केस में दोषी हैं उन पर कार्रवाई हो, क्योंकि ऐसी गौ हत्याएँ जिस तरीके से इस गौशाला में हुई हैं इसी दर्दनाक आज तक कभी नहीं हुई। और इसमें साथ में जो मेरठ में लव जिहाद धर्मांतरण का जो रैकेट छांगूर से जुड़ा हुआ पकड़ा गया था, मेरठ में बदर अकदर सिद्दीकी जो लड़का था, जो 2 हिंदू युवती आशा नेगी और प्रिया त्यागी 2 जो युवती हमारी गायब हैं, उनको बरामद करने की हमारी मांग है। तो प्रदेश के मुख्यमंत्री के सामने आज हम अपनी बात रखना चाह रहे थे, तो उसमें मेरठ पुलिस प्रशासन द्वारा हमें नज़रबंद किया गया है, जो कि जिसकी मैं घोर निंदा करता हूँ। प्रदेश के मुख्यमंत्री जी की छवि खराब करने का जो कार्य पुलिस प्रशासन कर रहा है वो बहुत निंदनीय है। यूपी की मेरठ से खबर है। बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मेरठ में अटल शताब्दी टाउनशिप का शिलान्यास किया। 2,500 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाली इस योजना से लाखों लोगों को रोजगार मिलेगा। इंटीग्रेटेड टाउनशिप में आवासीय, औद्योगिक और व्यावसायिक सुविधाएं होंगी। मुख्यमंत्री ने रैपिड रेल को मेट्रो से जोड़ने की योजना, इनर रिंग रोड और गंगा एक्सप्रेसवे के हरिद्वार तक विस्तार की घोषणा भी की। उन्होंने बहनों को 8 से 10 अगस्त तक फ्री बस यात्रा का उपहार देने की बात कही। कार्यक्रम में लाभार्थियों को योजनाओं के प्रतीक चेक व कार्ड वितरित किए गए। मेरठ में आज सावन के, अगर हम सोमवार की बात करें तो चौथा सोमवार है सावन का, और उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं वो आज मेरठ के मोहद्दीनपुर में इंटीग्रेटेड टाउनशिप जो है उसका यहाँ पर शिलान्यास किया जाएगा। मैं इस वक्त यहाँ ग्राउंड पर मौजूद हूँ। आप देखिए ये सामने वो मंच सामने लगा हुआ है और अभी जो है काफी पुख्ता इंतजाम यहाँ पर किए गए हैं। और जो है सुरक्षा की अगर बात करें तो सुरक्षा को मद्देनजर करते हुए अधिकारी लगातार जो है अपनी नजर बनाए हुए हैं। अभी फिलहाल अगर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बात करें तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो है सहारनपुर के बाद अब सीधा यहाँ मेरठ पहुंचेंगे और मेरठ यहाँ पर शिलान्यास करने के बाद उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं वो अब सर्किट हाउस मेरठ में पहुंचेंगे, जहां पर जो है ऊर्जा विभाग को लेकर भी वहां पर उनकी मीटिंग है। और उसके बाद जो है रात्रि विश्राम की अगर हम बात करें तो रात्रि विश्राम जो है आज मेरठ के सर्किट हाउस में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का रहने वाला है। कैमरा पर्सन कैलाश सिंह के साथ मनीष शर्मा, सुदर्शन न्यूज, मेरठ। बिहार के जहानाबाद में जिला अधिकारी कार्यालय परिसर में उस समय हंगामा हो गया जब एक महिला ने अपने पति और बहू की सरेआम पिटाई कर दी। पूरा मामला पारिवारिक जमीनी विवाद से जुड़ा है। महिला का आरोप है कि पति जमीन सिर्फ एक बेटे को दे रहा है, जिससे नाराज होकर उसने पति और बहू पर हमला कर दिया। घटना के दौरान वहां मौजूद कर्मचारी तमाशबीन बने रहे, किसी ने बीच बचाव नहीं किया। कुछ लोग मोबाइल से वीडियो भी बनाते रहे। यह घटना प्रशासनिक परिसर में हुई, जहाँ जिले के डीएम और एसपी बैठते हैं। मामला यही है कि वो जाके खेत लिखी था। कौन? हमार मरद। हाँ।
पतोह के कृष्ण मुरारी। तो हम वह देखली हुआ अथी में खतियान निकाला है, जहाँ देखली कि सब पेपर खतियान निकाली थे वो खेत सब फिर अपना नाम कहते कि हम अपना रजिस्ट्री करवाएंगे। अच्छा, यह लगी हुआ है। तो गाड़ी गलौज करे ले तो हमारा गाड़ी गलौज है ना, हम लपड़िया दिए। हाँ यही लगी हुआ है, परपटिया लगी हो रहा है। अब एगो स्लिपुआ के रखले है, स्लिपुआ कह रहा है हमने मार बेटा के कि तोरा गोली मार दे। अच्छा, आ ये कहलक है कि हमारा अभी समझी रंगदार है, अभी चिन्हबे न कर है कि कैसन है रंगदार। ओकरा से बेटी न ब्याह ले है, ये समझी के नाता जोड़ ले है। आ 2 दिन बोरिंग में ओकरा जोड़े धरलक है, स्लिपुआ जोड़े। अच्छा, विवाद क्या चीज का चल रहा है? विवाद जमीन के चलित है। अच्छा, कितना जमीन? जमीन है अभी वो तो 2.5 बीघा बेच दिया। बाकी अभी 4 बीघा जमीन बचल है। अच्छा, वही जमीन लगी सब 36 कट्ठा हुआ रजिस्ट्री करवा लिया है अपना नाम में ससुर से। कौन? पतो हमार। अच्छा, अझुराइल है ससुर से। अब वो लिखवा लिया है। अच्छा। लिखवा के कह रहा कि सब अब पूरा प्रॉपर्टी लिखा। एक घर में रहने गया था छोटा लड़का हमरा, तो निकाल दिया था 12 बजे रात के, निकाल के स्टेशन पर भर राती सूता था। हमरा भी राता राते आया 4 बजे भोर में कि मम्मी हमरा जान मार रहा था। दोनों ससुर पतो मिल के एकला। डीएम ऑफिस में इसी के लिए हुआ? जी हाँ, यही लगी हुआ है। अच्छा, तो क्या चाहते हैं आप? क्या चाहते हैं? हमरा छोटा लड़का का हिस्सा चाहिए। नहीं हिस्सा नहीं दे रहा? नहीं दे रहा है। क्या कहता हम लोग? कह रहा है कि नहीं देंगे। तो हमरा 2 लड़का है, राकेश रंजन। तो बड़का जब हमार ना था वो बड़का हिस्सा बेटा का हिस्सा हो जाएगा, छोटा का हिस्सा नहीं होगा। इसको कहूँ से लेके आए हैं। बिहार के गया के डेल्हा थाना क्षेत्र में मनीष मांझी की हत्या के मामले में पुलिस ने 16 घंटे में खुलासा कर 2 आरोपियों बबलू उर्फ विशाल और बंटी मांझी को गिरफ्तार किया है। इनके पास से 1 देसी कट्टा, 2 जिंदा कारतूस और 2 खोखा बरामद किए गए। पुलिस के अनुसार हत्या का कारण पारिवारिक विवाद और प्रेम प्रसंग बताया जा रहा है। सिटी एसपी रामानंद कुमार कौशल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि घटना के तुरंत बाद पुलिस ने कार्रवाई की और शव का पोस्टमार्टम किया, परिजनों को सौंप दिया गया है। और 2 तारीख को देर शाम में सूचना मिली कि बैरागी मोहल्ला थाना डेल्हा में कुछ 2 ग्रुप के बीच में कुछ मारपीट हुई है और उसी में मनीष मांझी पिता स्वर्गीय बूटा मांझी की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। और इस सूचना के उपरांत हम लोग तुरंत टीम बनाकर घटनास्थल पर जाकर के निरीक्षण किए और छापामारी किए और जो प्रोसेस होता है पोस्टमार्टम का सारा करते हुए और अविलंब दोनों गुटों के बीच शांति स्थापित करने का प्रयास किया गया ताकि घटना और आगे नहीं बढ़े। और बाद में त्वरित अनुसंधान करते हुए गोली मारने का जो मुख्य अभियुक्त है बबलू मांझी, उसको गिरफ्तार कर लिया गया है और उसकी निशानदेही पर 1 देसी कट्टा और 2 गोली वकील मांझी के घर से बरामद किया गया और उसका कहना है कि इसी का उपयोग करके उसने हत्या कारित की थी। और इस पूरे घटनाक्रम पर हम लोग काफ़ी प्रिवेंटिव एक्शन भी लिए हुए हैं और पूरे जितने भी अभियुक्त दोनों गुटों में शामिल हैं सबकी प्रोफाइलिंग की जा रही है और अनुसंधान करके हम लोग सबको कड़ी से कड़ी सजा दिलाएंगे। कहाँ के रहने वाले थे सर? ये डेल्हा थाना क्षेत्र और बैरागी मोहल्ला के रहने वाले थे और दोनों अगल बगल के ही हैं और काफ़ी पुरानी अदावत है आपस में। और हम लोग इस तरह के जितने भी व्यक्ति जो शामिल हैं पूरे इस घटनाक्रम में सबके विरुद्ध जो है आवश्यक विधि सम्मत कार्रवाई करेंगे। मर्डर का क्या कारण था सर? किस दिन मर्डर के कारण इन लोगों की पुरानी दुश्मनी है। पुराने विवाद में बबलू मांझी को जेल भेजा गया था और वह 26 जुलाई को ही जेल से बाहर आया और बाद में पुनः विवाद हुआ और उसमें उसने हत्या कारित कर दी। सर जैसे वो पुरानी अदावत में प्रेम प्रसंग का कोई मामला है क्या या फिर वर्चस्व की लड़ाई? ये दोनों एंगल सामने आया है और हम लोग सभी एंगल पर छानबीन कर रहे हैं और अनुसंधान कर रहे हैं जिसके उपरांत विस्तृत घटनाक्रम और घटना का मूल कारण तब सामने आ पाएगा। सर वो 2 बातें आ रही, या तो एक बात आ रही कि इन्हें कैप्चर करके गोली मारा गया और दूसरा ये कि दोनों तरफ से गोलीबारी हुई थी। फिलहाल तो दोनों पक्ष अपना अपना आरोप लगा रहे हैं और उसके संबंध में दोनों पक्षों से प्राथमिकी हम लोग दर्ज किए हैं और एक पक्ष जो हॉस्पिटल में है उसके भी बयान पर प्राथमिकी दर्ज कर कार्रवाई की जा रही है और जब दोनों को कंबाइंड रूप से हम लोग इन्वेस्टिगेशन करेंगे तो पूरा घटनाक्रम सामने आ पाएगा। बिहार के औरंगाबाद जिले में पुलिस ने वरुण थाना क्षेत्र में गृह भेदन
कांड का खुलासा करते हुए 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। एसआईटी टीम ने सीसीटीवी फुटेज और तकनीकी विश्लेषण के आधार पर यह सफलता हासिल की। पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर छापेमारी अभियान चलाया गया था। इस कांड में शामिल अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी जारी है। पुलिस की इस कार्रवाई से क्षेत्र में अपराधियों में खौफ है। यह कार्रवाई अनुमंडल पुलिस सदर 1 के नेतृत्व में हुई। बारूण क्षेत्र अंतर्गत विगत माह में केशवपुर मोड़ से ज्वेलरी 2 लाख रुपया और कैश 2 लाख रुपया एक घर से चोरी हुई थी। बगाही में मार्च में ही कुछ कैश और मोबाइल का गृहवेदन हुआ था। प्रीतमपुर में ज्वेलरी करीब 8 लाख रुपया और जो कैश था वो 80,000 रुपया का गृहवेदन हुआ था। बहुती गांव में मई में ज्वेलरी के साथ जो है एक पोको का मोबाइल की चोरी हुई थी और जुलाई में खैरा में ज्वेलरी 2 लाख रुपया और 35,000 रुपया कैश और मोबाइल की चोरी हुई थी। इन घटनाओं के प्रतिवेदित होने पर पुलिस अधीक्षक महोदय औरंगाबाद के द्वारा इसे गंभीरता से लेते हुए अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी सदर 1 के नेतृत्व में एक एसआईटी टीम का गठन किया गया। एसआईटी टीम के द्वारा मानव आसूचना और वैज्ञानिक अनुसंधान करते हुए रोहतास जिला के नासरीगंज में विकास और बिट्टू के घर छापेमारी किया गया। उसी तरीके से सरावा में ओम प्रकाश के घर छापेमारी किया गया। राजपुर में 2 ज्वेलर्स के में छापेमारी की गई। डेहरी में भी एक ज्वेलर्स की दुकान में छापेमारी की गई। बिहार के मुंगेर के जमालपुर स्थित एक विद्यालय में राखी निर्माण प्रतियोगिता का आयोजन बड़े उत्साह से किया गया। आचार्य लक्ष्मी कुमारी के निर्देशन में छात्राओं ने पारंपरिक मूल्य और रचनात्मक के साथ सुंदर राखियां तैयार की। प्रतियोगिता में विजेताओं को पुरस्कृत किया गया। विद्यालय के प्रधानाचार्य और उप प्रधानाचार्य ने छात्राओं की सराहना करते हुए कहा कि आयोजन न केवल संस्कृति से जोड़ता है बल्कि रचनात्मकता को भी प्रोत्साहित करता है। राखी एक पवित्र बंधन है और इस प्रतियोगिता ने उस भावना को बेहद खूबसूरती से व्यक्त किया। सर्वप्रथम आप सभी को मैं अपने कक्ष में स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं कि आपने अपना बहुमूल्य समय देकर हमारे यहाँ जो आज भैया बहनों की जो मेधा और प्रतिभा का अवलोकन होने वाला है, भैया बहन उसमें राखी प्रतियोगिता में भाग ले रहे हैं, उसके लिए आप लोगों ने पधारा है। इसके लिए मैं बहुत बहुत आप सबों को आभार व्यक्त करता हूं और धन्यवाद भी देता हूं। ऐसा है भाई साहब कि राखी प्रतियोगिता, ये प्रतियोगिता के नाम तो हम लोग दिए हैं, लेकिन सभी को जानकारी है, आपको भी ज्ञात है कि NEP 2020 जो है स्किल डेवलपमेंट, कौशलों का विकास की दृष्टि से भैया बहनों के साथ विद्यालय में दीदी जी भी लगी हैं, आचार्य जी भी लगे हैं कि हमारे भैया बहन का राखी बनाने की जो तकनीकी है। मध्य प्रदेश के सिरोंज नगर में सावन के अंतिम सोमवार को भव्य कांवड़ यात्रा निकाली गई, जिसमें हजारों श्रद्धालु शामिल हुए। यह यात्रा पिछले 14 वर्षों से निरंतर आयोजित की जा रही है। कार्यक्रम के दौरान विधायक उमाकांत शर्मा अपने दिवंगत भाई पूर्व मंत्री लक्ष्मीकांत शर्मा को याद कर भावुक हो गए। उन्होंने कहा कि इस यात्रा की शुरुआत उनके भाई ने वर्ष 2011 में की थी। श्रद्धालु देवपुर धाम तक कांवड़ लेकर पहुंचे और पूरे नगर का माहौल भक्तिमय बन गया। आयोजन में भारी जनसैलाब उमड़ा। राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में रक्षाबंधन पर्व पर आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने वन मंत्री संजय शर्मा और विधायक चंद्रभान सिंह आख्या को राखी बांधकर बहनों की रक्षा का संकल्प दिलवाया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में आंगनबाड़ी बहनों ने हिस्सा लिया। मंत्री शर्मा ने प्रधानमंत्री से अपील की कि मां के नाम का पौधा लगाने का आग्रह किया। विधायक आख्या ने बहनों के अनुसार योगदान को विधानसभा में अपनी जीत का आधार बताया और आंगनबाड़ी कर्मियों की मांगों को मुख्यमंत्री तक पहुंचाने का भरोसा दिया। कार्यक्रम में भाई बहन के रिश्ते को सशक्त रूप में प्रस्तुत किया गया। सभी मेरी बहनों को तो ग्राम साथी तहे दिल से मैं सभी बहनों को स्वागत करता हूं और आपको धन्यवाद भी देता हूं, क्योंकि मंत्री महोदय, ये बहनें जिस स्थान पे मैं आज बैठा हूं उसमें इन बहनों का खूब आशीर्वाद है। भली छोटी बहनें हो, बड़ी बड़ी बहनें हो, हर परिस्थिति में बहनें मेरे साथ खड़ी रही है और इन बहनों के आशीर्वाद के कारण आज इस
मंच पे जिस योग्यता से बैठा हूं उसमें इन बहनों का आशीर्वाद कम नहीं है। और भाई और बहन, राखी का त्योहार और रक्षाबंधन का सूत्र, एक रक्षाबंधन का सूत्र वो एक धागा होता है, पर वो एक धागा बहुत बड़ा होता है, क्योंकि जिस भाई में संकट आता है तो बहनें उसके साथ खड़ी रहती है, और जब बहन में संकट आता है तो वो भाई उनके साथ खड़ा रहता है। वही सूत्र का सबसे बड़ा कारण है। और अभी बहनों ने गीत में गाया कि भाई आपके क्या जमा कि हम सब बहनों को एक साथ बिठाया। वास्तव में मंत्री महोदय, ये आंगनवाड़ी जो कार्यकर्ता होती है, सहायिका होती है, कार्यकर्ता होती है, ये आशा सहयोगिनी होती है, ये रात दिन उस कोरोना काल में भी काम किया है। उस कोरोना काल में जब घर से कोई बाहर नहीं निकलता था, उस कोरोना काल के टाइम इन बहनों ने अपने छोटे बच्चे, बड़े बच्चे, बीमार आदमी, उन सबको छोड़कर इन बहनों ने सेवाएं करी। और सरकार का कोई भी कार्यक्रम आता है। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए सुदर्शन न्यूज के साथ। जय हिंद।